औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़ क्रिकेट ट्रांसमिशन ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसको ताउन हासिल है मेट्रो टाइल बॉन्ड्स का और मॉन्ट केमिकल्स का कहना है कि इमारतें हमारा जुनून है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी। आज दो जो है वो मैच हुए। एक तो कल रात यानी कि सुबह मैच हुआ, बहुत अर्ली जो मैच होता है एक वेस्ट इंडीज़ के अंदर, और एक मैच अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ जिसमें कामयाबी हासिल की है इंग्लैंड ने, और वन साइडेड मैच ये साबित हुआ और इंग्लैंड जो है वो पहली टीम ठहरी है जिसने क्वालिफाई कर लिया 2024 ICC T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए। अब 3 टीमें और हैं जिन्होंने क्वालिफाई करना है। ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं इस इवेंट के अंदर। भारत भी इस इवेंट में जो है वो क्वालिफाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज जो कुछ देर पहले मैच अख्ताम पजीर हुआ जिसमें इंग्लैंड की टीम ने बिना कोई विकेट गिराए 117 रन बनाए, यानी कि 115 रन USA की टीम ने बनाए और 116 रन का टारगेट था जिसे बिना किसी नुकसान के पूरा किया। और जॉर्ज बटलर ने 83 रन की शानदार इनिंग खेली और फिल शॉट ने 25 रन की इनिंग खेली। इस तरह दोनों ओपनर्स ने जो ये टारगेट है वो पूरा कर लिया। और अहम बात ये रही कि USA की टीम पहली दफ़ा टूर्नामेंट में ऐसी टीम दिखाई दी कि लग रहा था कि कोई जूनियर टीम जो है वो किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट खेल रही है, वरना USA की टीम ने तमाम जो मैचेस उन्होंने खेले हैं उन तमाम के तमाम अपनी ओपोनेंट टीमों को तगड़ा जो है वो मुकाबला दिया है। इसलिए USA की टीम इब्तदा में ही जो है थी वो इस टूर्नामेंट में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो गर्दिश करती रही और दुनिया क्रिकेट के जितने भी पंडित थे उन सबको हैरान करने में USA की टीम कामयाब रही। एक और मैच जो रात हुआ वो अफ़गानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ। लास्ट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने अफ़गानिस्तान को एक वो मैच हराया था जिसमें लग ये रहा था कि शायद बड़ी आसानी से वो जो 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप था उसमें अफ़गानिस्तान वो मैच जीत जाएगी और एक मरतबा फिर तारीखी शिकस्त देगी अफ़गानिस्तान को। लेकिन जिस तरह से मैक्सवेल ने वो इनिंग खेली थी और सब हैरान थे कि मैक्सवेल वो अकेले ही मैच निकाल कर ले गए। लेकिन जो रात मैच हुआ उसमें हमने देखा पूरा मैच, लेकिन लग ये रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो अंडर प्रेशर खेल रही है। जिस तरह की उनकी फील्डिंग रही, जिस तरह से उन्होंने बाउंड्रीज करवाई, जो मैंने मैच देखा उसमें कम से कम 5 से 6 चौके ऐसे थे जो कि मिस फील्ड के नतीजे में हुए। और अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान ने 4 ऐसे आउटस्टैंडिंग कैचेस किए कि ऐसे ही लगा कि कोई वर्ल्ड चैंपियन टीम और बहुत तगड़ी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रही है और कोई भी मौका जो आउट होने का था वो उन्होंने नहीं जाने दिया और तमाम के तमाम जो कैचेस आए उन अपॉर्चुनिटीज़ को उन्होंने अवेल किया। और मेरा ख्याल है वही जो 4 कैचेस थे उन कैचेस की बदौलत जो थी वो अफ़गानिस्तान की टीम ने अपना जो बदला था वनडे के वर्ल्ड कप वाला वो ऑस्ट्रेलिया से लिया। कल हम अपने प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे कि अगर अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होने जा रहा है तो मेरे साथ शाहनवाज राना साहब मौजूद थे, तो हमने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इतना लाइट ना ले, गो के वो बड़ी तगड़ी फॉर्म में है, उनके ओपनर्स बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, उनके जो बॉलर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, 2 हैट्रिक्स हो गई हैं कल के मैच को मिला के। तो लग ये रहा था कि शायद ये मैच बड़ा आसानी से जो है ऑस्ट्रेलिया निकाल लेगी। लेकिन फिर मैंने एक और बात भी कल के प्रोग्राम में की थी कि अफ़गानिस्तान की टीम इतनी एक्सपीरियंस साइड हो गई है कि अगर हम पाकिस्तानी टीम की बात करें तो जो लोग हमसे सीख के गए, अफ़गानिस्तान की टीम ने हमसे सीखा, उनके तमाम प्लेयर पाकिस्तान में आके खेलते हैं। लेकिन अब अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो लगता है ऐसे कि शायद हम बच्चे हैं वो हमारे बड़े हैं, क्योंकि जब वो बच्चे थे तो हम उनको सिखाते थे, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर अफ़गानिस्तान, मुझे लगता है कि हमें अफ़गानिस्तान की टीम से सीखना पड़ेगा। वक्त जो है वो बदल गया है। तो एक तो इन 2 मैचेस के ऊपर हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर कि किन किन प्लेयर्स ने जो परफॉर्म किया है। और एक और जो अहम बात हम कल कर रहे थे कि मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि जब वो टीम डायरेक्टर थे तो 5 ऐसे प्लेयर्स जो कि दौरान मैच, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के दौरान जब मैच खेल रहे थे, साइड मैच था वो, तो उस मैच के दौरान 5 जो क्रिकेटर्स थे वो सो रहे थे और उसकी तायद जो की है इमामुल हक ने की है जो कि उस टीम का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैंने भी देखा था कि 5 प्लेयर सो रहे थे, लेकिन अगली जो उन्होंने बात की कि मोहम्मद हफीज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि प्लेयर्स के बारे में इस तरह की बात वो जब टीम डायरेक्टर थे तब नहीं की, तो अब उन्होंने ये बात क्यों की, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ जो है वो इनसाइड स्टोरीज जो है वो टीवी चैनल्स पर बैठ कर साबिक क्रिकेटर जो कि PCB में अहम ओहदों पर रहे हैं
वो ये बातें क्यों कर रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम। हमारे साथ इस वक्त लाइन में मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और खेलों पर बड़ी गहरी निगाह रखती हैं किरण खान शहजादी। हम खुश आमदेद कहते हैं उन्हें प्रोग्राम के अंदर। किरण अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किरण ये बताइएगा सबसे पहले तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो दो मैचेस हुए, एक आज जो कुछ देर पहले और एक रात जो मैच हुआ था अफगानिस्तान वाला। अ, ये अभी जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच ख़त्म हुआ है इसमें तो ऐसे ही लग रहा है कि जो यूएसए की टीम है वो वाकई एक बेबी टीम लगी आज। और जिस तरह से आउट क्लास किया इंग्लैंड की टीम ने, आपको लगा कि जैसे ही जो है वो घर का शेर बाहर निकला तो बाहर वालों ने बताया कि वो जंगल के शेर हैं और उन्होंने उन्हें दबोच लिया। बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है कि होम ग्राउंड और होम जो एडवांटेज होता है वो तो होता है। जैसे वेस्ट इंडीज़ की टीम हमें बहुत टाइम के बाद अपने होम ग्राउंड में वो एक पुरानी वाली वेस्ट इंडीज़ दिखाई दी थी। तो इसी तरीके से जब यूएसए क्योंकि वहाँ पे उनकी कंडीशंस, पिचेज़ सब उनके फ़ेवर में जा रही थी, तो वो वहाँ पे उन्हें टफ टाइम दिया। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकले तो वो सारी चीज़ें खुल के सबके सामने आ गई। और जो आप बात कर रहे हैं उस मैच की, तो उस हवाले से अगर बात करें हम, तो काफ़ी ज़्यादा आज जो है हमें लगा कि यूएसए की जो टीम है वो वाली टीम नहीं थी जो हमें लग रहा था कि जिसने पाकिस्तान जैसी टीम को हराया। और हमें लग रहा था कि यार ये तो सेकंड राउंड में चलेगी और शायद ये कुछ बड़ा अपसेट कर सकती है। लेकिन आज जो है इंग्लैंड ने जब उनके सामने उनका जो एक भी विकेट गंवाए बिना 10 ओवर के अंदर अपना जब टारगेट अचीव कर लिया, तो वहां से फिर पता चला कि जो यूएसए की टीम थी वो किस तरीके से हमें खेलती हुई दिखाई दी। मतलब कोई भी खिलाड़ी जो है उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया जो हमें वहाँ पे लगा था पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो वाली बात है कि शायद सिर्फ पाकिस्तान को ही यूएसए ने बाई करना था। अदरवाइज अभी इस मैच में आज अगर देखें तो किसी ने भी कोई खास हमें जो है वो इसमें नहीं स्कोर करते हुए दिखाई दिया। सिर्फ और सिर्फ अ, कुमार जो है वो 30 रन और एंडरसन जो है वो 29 बना पाए। बाकी सारे खिलाड़ी तो हमें 10, 8 इसी रन के ऊपर आपको दिखाई दे। लगता और है कि ये दो टीमें अफगानिस्तान और यूएसए, ये दो टीमें दोनों ग्रुप्स में एक एक टीम है जो कि अपनी जो ऊपर वाली तीन टीमें उनके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं, उनके लिए मदद उनको फराहम कर रही हैं कि वो इनके ऊपर पाँव रख के मिसाल के तौर पर इनको सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करके वो आगे जाएं। तो मेरा ख्याल है अगर बांग्लादेश की परफॉर्मेंस देखिए और इनकी परफॉर्मेंस देखिए तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये शायद हेल्प करने आए हैं कि कोई भी अगर डाउन है तो इनके इस्तेमाल करके वो जो है वो टॉप के ऊपर जा सकता है। देखिए, यूएसए के तो वैसे हम लोग जब ये आईसीसी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शायद सेकंड राउंड में जाएगी। और ये तो पाकिस्तान की वजह से यूएसए को जो है एज मिला और वो सेकंड राउंड तक पहुंच पाई। तो लेकिन यहाँ पे आप देखें सेकंड राउंड में वो परफॉर्मेंस उनके सामने आ गई, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो यहाँ से तो होता है, आप ये क्लियर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दूसरी टीमें, लेकिन इसमें अब बहुत सारी पिक्चर वाजिया होती हुई दिखाई दे रही है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये वो टीमें हैं जो मुझे लग रहा है कि सेमीफाइनल के लिए इंग्लैंड ने तो आज क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखते हैं दूसरे ग्रुप वन ऑस्ट्रेलिया में, तो इंडिया भी टॉप पे हमें दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी के साथ जो है वो उनका बड़ा टफ मैच है अभी एक, अगर वो जीतते हैं तो फिर उनके लिए सोचा जा सकता है कि वो क्वालिफाई कर। लेकिन अफगानिस्तान ने एक जो अपने ग्रुप के अंदर जो ख़तरे की घंटी है वो बजाई है कि वो भी इस लाइन में शामिल है कि वो भी टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर सके। आपको लगता है कि कुछ गेम बदलने जा रहा है? देखिए, अफ़गानिस्तान की टीम के बारे में आप कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छी एक साइड है और बहुत अच्छा, काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जो टीम ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी किया है और वो उनने दिखाया है। और कल के मैचेस के बाद तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान की टीम ने खेली और क्या आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ा-सा गेम के ऊपर ऑस्ट्रेलियन टीम फ़ोकस करती है, आज जैसे आज वाले मैच में सिर्फ हमें मैक्सवेल कह रही हूँ, उनके जो खिलाड़ी हैं वो एक परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई दिए और बाकी उसमें कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो हमें लगे कि बहुत अच्छा जिसने परफॉर्म किया हुआ है। तो अपनी खराब जो चीजें उनकी वजह से भी ये मैच ने गवाया। तो नहीं, बहुत सारी ऐसी ऑस्ट्रेलिया चीजें के हैं, जो लेकिन मैक्सवेल हैं उन्होंने ही अच्छी इनिंग खेली थी और एक टाइम पे लगा कि मैक्सवेल शायद इस मैच को फिर से निकाल लें, क्योंकि जब ऊपर से लेकिन उनके 4 प्लेयर आउट उन्होंने हुए तो कोशिश तो की थी, बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन वन साइडेड कभी चांस होता है, लक होती है किसी प्लेयर की, तो मैच निकाल लेते हैं। अदरवाइज़ फिर वही वाली बात होती है, पाकिस्तान की तरह
एक टीम को थोड़ा-सा प्रेशर आए तो वो हो भी जाती हैं चीज़ें, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक दूसरी टीम्स को सीखने की। जिस दिन जो टीम बेहतर परफ़ॉर्म करती है, उस दिन वो दिन उस लेकिन टीम का आपको होता है नहीं और वो लगा टीम कि जब जो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान वाला मैच था उसके अंदर जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी, अगर हम इब्तदा की बात करें तो जिस तरह ओपनर्स ने, अफगानिस्तान के ओपनर्स ने अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो रहमुल्ला ने और जो गुरबाज ने गुरबाज है, बहुत रहमुल्ला अच्छा गुरबाज और इब्राहिम जरदान, इन दोनों ने जो ओपनिंग स्टैंड दिया है, आई थिंक अफगानिस्तान का जो इस वर्ल्ड कप के अंदर बेस्ट ओपनिंग स्टैंड था। और जिस तरह उन्होंने खुल के शॉट्स खेली हैं ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, अब मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दिया कि इस तरह की कभी इन दोनों ने बारी खेली हो, मतलब नज़दीक माजी नज़दीक के अंदर। तो शायद आपको लगता है यही वो इनिंग्स थी जिसका इम्पैक्ट पड़ा और ये बहुत 148 रन, बहुत ज़्यादा रन करवा लिए ऑस्ट्रेलिया ने। अफगानिस्तान की जो ज़बरदस्त बॉलिंग लाइनअप, अगर स्पिनर्स की बात करें, अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें, तो उनको देखते हुए देखिए अफगानिस्तान ने कोई बहुत बड़ा 148 जो है, इससे ज्यादा भी स्कोर बने, बहुत ज्यादा नहीं था ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए। ये कोई बहुत ज्यादा स्कोर नहीं था, आराम के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ये बना सकती थी। लेकिन आप देखें कि पहले तो अफगानिस्तान की जाने से जैसे गुरबाज और जरदान दोनों ने बहुत अच्छा ओपनिंग पेयर जो है दिया। एक ने 60 बनाए, एक ने 51 रन बनाए, तो उनकी जाने से एक अच्छा टीम को आगाज दिया। गो के उसके बाद उनकी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। शायद अगर मिडिल ऑर्डर उनका थोड़ा-सा और परफॉर्म हो तो शायद इससे भी बेहतर जो है वो टारगेट मिल सकता था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जैसे आप देखते हैं वो 127 रन के ऊपर ऑल आउट हो लेकिन जाना, ये फील्डिंग अफगानिस्तान की किरण, अचीवमेंट थी। फील्डिंग का शोबा जो था वो हमें बहुत वीक दिखाई आउटस्टैंडिंग दिया। था। लेकिन देखिए वो ये बिल्कुल फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग। आप अफगानिस्तान की बात करें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर पहली इनिंग में बात करें तो जो फील्डिंग थी, जिस तरह स्लॉपी फील्डिंग की उन्होंने, मिस फील्डिंग करते हुए चौके करवाए, लगा ही नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है। गो के कम थे, 150 रन के करीब रन थे, लेकिन जो फील्डिंग उन्होंने की है वो आई थिंक सो कि मैंने अपनी जो क्रिकेट जितनी मैंने देखी है ऑस्ट्रेलिया की, मैंने इस तरह की फील्डिंग उनकी कभी नहीं देखी। देखिए इसमें फील्डर की आप बात करते हैं, वो नो डाउट जो कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, और फील्ड आप जितनी अच्छी करते हैं उतना ही दूसरी टीम को टफ टाइम मिलता है। और गुलबदीन की भी जहाँ पे गुलबदीन नबी जो है उनकी भी जहाँ पे तारीफ करनी बनती है कि उनका जो स्पेल था स्पेशली वो सबसे ज्यादा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए मुश्किल साबित हुआ, और जिसकी वजह से अफगानिस्तान की टीम को ये विक्ट्री मिली। तो अब एक उनका लेकिन मैच ओवर है, नवीनुल हक देखते की हैं जो कि वो बॉलिंग थी, अपन इब्तदाई जो बल्लेबाज उन्होंने आउट किए, जिस तरह से उनके हेड को आउट किया, हेड अगर चल जाते तो मेरा ख्याल ये काफ़ी रन तो ऊपर से हो जाते, लेकिन उनकी विकेट बड़ी अहम साबित हुई हेड की। बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ओपनर्स की जाने से अपनी टीम को एक अच्छा आगाज़ देना बहुत ज़रूरी होता है। जब वो कोई भी टीम उस चीज़ में, उस शोबे में, देखिए वो ज़ीरो के ऊपर जब रन रेट पे एक खिलाड़ी आउट हो जाता है तो डेफ़िनेटली उसकी टीम जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो प्रेशर आता है। अगला बंदा कहता है कि थोड़ा-सा आके अपनी टीम को स्टेबल कर ले, उसके बाद आप हिटिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान की टीम ने किसी को भी सेटल होने का मौका ही नहीं दिया, चाहे वो वार्नर हों, मार्श हों, मिचेल मार्श हों, मैक्सवेल ने आके मजम्मत की, लेकिन तब शायद बहुत देर हो चुकी थी और तो उनका मुझे साथ तो यही देने के लिए लगा कि कोई नहीं था। आज मैक्सवेल जो है फिर से मैच ले जाएंगे, जिस तरह से वो शुरू हुए थे, टेढ़े शॉट मारना और 3 छक्के उन्होंने मारे, मुझे लगा कि अफगानिस्तान आज फिर जो है वो इन्हीं के 6 हाथों चौके शिकस्त भी खाएगा, लेकिन वो 6 कैच। चौके भी उन्होंने लगाए थे। देखिए मैक्सवेल जब उनका दिन होता है तो फिर अगली टीम चाहे कोई भी हो, वो मैक्सवेल का ही दिन होता है, इसमें तो कोई शक नहीं, वो अकेले भी मैच ले जाते हैं। हाँ, आज के मैच में भी उन्होंने कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन शायद आज वो उस तो तरीके से कैचेस, मुझे लगता है परफॉर्मेंस कि जो अफगानिस्तान की टीम ने 4 कैच लिए हैं और सारे क्लोज टू द ग्राउंड लिए हैं, और एफर्ट वाले कैच से फ्रंट पर डाइव की। और मुझे लगता है कि मैंने अगर पूरे वर्ल्ड कप में अगर देखा हो तो एक मैच में इतने अच्छे कैच, इकट्ठे 4 कैचेस अच्छे होना, ये बहुत कम देखा है इस वर्ल्ड कप में। एक एक दो दो कैच तो होते रहे अच्छे, लेकिन 4 कैचेस और फिर फील्डिंग जो है वो अप टू द मार्क, ये बहुत बड़ी वजह बनी मुझे लगता है अफगानिस्तान की जो जीत है उसके अंदर। डेफिनेटली ऐसा ही होता है, आपकी फील्डिंग बहुत अहम रोल प्ले करती है आपकी गेम के अंदर। और अफगानिस्तान की कीमत देखिए, अफगानिस्तान ने बहुत सारी चीज़ों में बहुत इम्प्रूव किया है, और उनकी फील्डिंग कैचेस वो सारे आज के मैच में आपने देख भी लिए होंगे कि किस तरीके से उन्होंने कैच किए हैं। तो ये चीज़ तो यही वजह बनी अफगानिस्तान की जीत में अहम रोल अदा करने में। अदरवाइज शायद मुश्किल हो सकता था, लेकिन अफगानिस्तान ने फील्डिंग
फिर बैटिंग भी ठीक की थी, फील्डिंग उनकी आउटस्टैंडिंग थी, बॉलर्स ने अच्छा किया। किसी दूसरी टीम, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ऑल आउट होना 20 ओवर्स के अंदर, ये एक बड़े अफगानिस्तान के लिए क्रेडिट की बात थी। अगला मैच पता नहीं वो जीत पाते हैं या नहीं, लेकिन सेकंड राउंड तक आना, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना और उनको टफ टाइम देना, ये खतरे की घंटी तो हो सकती है। लेकिन देखते हैं कि अभी नेक्स्ट राउंड में अफगानिस्तान जाती है या फिर ऑस्ट्रेलिया जाती है, दोनों का भी एक एक मैच है बाकी। आज जो दूसरा मैच है वो वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका जो मैच होने जा रहा है, आपको लगता है कि ये वाला मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है? ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ का तो सफ़र ख़त्म ही लग रहा है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो पहले से 4 पॉइंट रखे हुए अपने पास, तो एवरेज ही बेहतर करनी है। वेस्ट इंडीज़ के पास भी एक मैच जीत के 2 पॉइंट है, तो आपको लगता है कि आज का मैच शायद एक वार्म अप मैच हो साउथ अफ्रीका के लिए? कह सकते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज ने कुछ मैचेस अच्छे भी बहुत खेले हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका भी जो है वो उसको वैसे भी स्ट्रोकर्स कहा जाता है कि जब वो किसी भी फाइनल सेमीफाइनल की सीरीज में आते हैं तो वो स्ट्रोक हमेशा से कर जाते हैं। लेकिन आई विश कि इस दफा वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका की टीम जो है, साउथ अफ्रीका स्पेशली, उसको मैं चाहती हूँ कि वो सेमीफाइनल में जाए और सेमीफाइनल को जीते। लेकिन अब देखना चाहिए होगा कि पूल 1 में इंडिया ऊपर जा रही है, तो इंडिया का मुकाबला अब साउथ अफ्रीका के साथ मुझे लगता है कि शायद पड़ने वाला है। अगर साउथ अफ्रीका की टीम जाती है तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अहम मैच होगा। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम जितनी भी अच्छी हो, जितने उसके पास बॉलर्स अच्छे हों, बैट्समैन अच्छे हों, फाइनल सेमीफाइनल्स में पता नहीं वो क्यों चौक कर जाते हैं। तो आई विश कि इस दफा ये चीज उनके साथ ना हो और साउथ अफ्रीका की टीम अच्छा, जो है वो आगे तक जाए। दो बड़े अहम मुकाबले हैं जो अभी होने हैं। एक तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। दोनों के पास चांस है। अब आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो इंडिया को इतनी आसानी से हरा पाएगी, क्योंकि पहले से 4 पॉइंट रखे हुए इंडिया, और अगर ऑस्ट्रेलिया मैच जीता तो उनके पास भी 4 पॉइंट हो जाते हैं, और फिर अगर अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच आता है और फिर वो अफगानिस्तान जीतती है तो वहाँ भी 4 पॉइंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को तो हमेशा से रन रेट और दुआओं के लाले पड़े होते थे। यहाँ पर अब तीनों टीमों के लिए, लेकिन इंडिया का रन रेट भी बहुत अच्छा है और ऑस्ट्रेलिया का रन रेट भी बहुत अच्छा है। अफगानिस्तान की टीम को अब अगर इस मैच को जीतना है और बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है, और आपको लगता है कि बांग्लादेश की टीम जो है वो अब इतने बड़े मार्जिन से अफगानिस्तान को जीतने देगी? ये इतना आसानी से तो नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच में अफगानिस्तान जीत पाएगी, क्योंकि बांग्लादेश उस तरीके से नहीं अब तक खेली जैसे अफगानिस्तान की टीम खेल रही है। और दूसरा मैच जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, वो तो डेफिनेटली टफ होगा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां पर इंडिया को एज हासिल होगा। आप लेकिन देखते यानी हैं कि कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि वो, क्योंकि उसके लिए भी डू एंड डाई वाली आज सिचुएशन आज होगी। रात को लगता है कि ऑलमोस्ट ये चीज़ डिसाइड हो जाएगी। अगर तो ऑस्ट्रेलिया इस मैच में शिकस्त खाती है तो मुझे लगता है कि बाय बाय वाला सफ़र होने वाला है ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि 2 पॉइंट हैं, अगर जीतते हैं तो 4 होते हैं, वरना अगर ऑस्ट्रेलिया हारती है रन रेट पे बात चली जाएगी। तो फिर नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया इस मैच में हारता है ना इंडिया से, तो इंडिया तो क्वालिफाई कर जाएगा, थ्रू कर जाएगा तीनों मैच जीतने के बाद। लेकिन अफगानिस्तान और फिर बांग्लादेश का मैच है, फिर अफगानिस्तान को भी जो मैच है वो जीतना पड़ेगा। फिर आखिरी मैच जो है वो फिर अफगानिस्तान और बांग्लादेश का डिसाइड करेगा कि दूसरी टीम कौन पहुंचेगी। लेकिन आज रात को जो है ये जो ग्रुप है ये बड़ा अजीब सिचुएशन इख्तियार कर गया। लग नहीं रहा था कि ये सिचुएशन इस तरह की पहुंचेगी। आपको क्या लगता है कि अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर है और इंडिया जैसी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को बासानी हरा पाएगी, या ऑस्ट्रेलिया जिस तरह अफगानिस्तान से मैच हारी है वो इंडिया की टीम को हराने में आसानी से कामयाब है? क्योंकि प्रेशर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है चारों तरफ से, इंडिया पे तो इतना प्रेशर भी नहीं है। देखिए, इंडिया के ऊपर तो प्रेशर नहीं है, वो तो आज का उनका रन रेट देखिए आप, 4-4 पॉइंट चाहिए, उनका रन रेट बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया को ये मैच लाजमी हर सूरत में जीतना है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम आपको पता है कि ये मैच ठीक है वो अफगानिस्तान से हार गई, लेकिन उनका अपने नर्व के ऊपर मैंने देखा कि बहुत कंट्रोल है। वो प्रेशर को उस तरीके से नहीं लेते। जिस दिन गेम खत्म, वो प्रेशर खत्म देखिए, करके एक न्यू मोटिवेशन के साथ मैदान में आते हैं और हर एंड तक लड़ने की कोशिश कर रही है। ऑस्ट्रेलियन टीम की सबसे अच्छी बात है हमेशा से कि वो एंड तक अच्छा चले, लड़ती मेरे है सामने और हर मेरे मुमकिन। सामने रन रेट भी है और पॉइंट्स भी हैं। हम देखते हैं कि 2 मैचेस इंडिया जीतकर 4 पॉइंट है उनके, और उनका नेट रन रेट जो उनका चल रहा है वो 2.42 है। फिर अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो
दो मैचेस खेलकर एक हारी एक जीती, 2 पॉइंट है उनके और 0.22 उनका जो है वो रन रेट है, प्लस में है। लेकिन अफगानिस्तान का जो रन रेट है वो माइनस में है, -6.5 है, 2 पॉइंट्स है उनके। और बांग्लादेश तो खैर इस रेस से ही बाहर है। तो यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया हारती भी है तो उसे बहुत क्लोज मार्जिन से हारेगी। लेकिन मसला ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो इस मैच को हर हाल में जीते। अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया का रन रेट काफ़ी अच्छा है और मुझे नहीं लगता कि वो उनको कोई मुश्किल होगी। मुश्किल सिर्फ अब ऑस्ट्रेलिया के लिए है कि ऑस्ट्रेलिया को ये मैच हर सूरत जीतना है। बिल्कुल आपकी बात ऐसी है। इंडिया तो ऑलरेडी 4 पॉइंट्स के साथ पॉइंट टेबल पर पहले नंबर पे है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जिनकी बात करें, जब तो बहुत क्लोज है, जब फिर वो अपना मैच जीतने की कोशिश करे। मुझे लगेगा कि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया हर सूरत में ये कोशिश करेगी। लेकिन ये डिसाइड तभी करेगा कि वहाँ पे जो पिच है वो किस टीम को सपोर्ट करे, कौन टॉस जीत रहा है किस तरीके से। तो ये चीजें भी बड़ी मैटर करती हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने डेफिनेटली आज की हार के बाद सीखा होगा कि उन्होंने कौन कौन सी जगहों पे गलती की है और वो किस तरीके से उसको बेहतर कर सकते हैं। और उन्हें ये भी पता है कि इंडिया जैसी टीम जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, तो कभी भी ये नहीं कोशिश करेंगे कि हम किसी तरीके से। लेकिन दूसरी जानिब अफगानिस्तान, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अप्स एंड वैसे भी हमने देखी बड़ी से टीमें जो है वो बाहर होती। न्यूजीलैंड जैसी टीम, पाकिस्तान जैसी टीम अगर बाहर हो गई है तो अफगानिस्तान की टीम भी ठीक है, फोर जो राइट, हैं उस टीमों में ठीक है। शामिल हो किरण, सकती एक हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो फिर टॉप 8 जो मरला है इसके ऊपर तो हमने बात कर ली। अब जो इनसाइड स्टोरीज है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से वहाँ पर चलेंगे और उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आए हैं और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है इस वक्त शाहनवाज राना साहब ने, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और खेलों की दुनिया में बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और काफ़ी तजर्बा है उनको कि जिस तरह से उन्होंने खेलों के इदारों के अंदर लोगों को काम करते हुए देखा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी देखी हैं खेल के अंदर और बहुत ज़्यादा मायूसियाँ भी उन्होंने देखी हैं। और बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट वो जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं इन चीज़ों के अंदर भी कि वो किस तरह से अंदर से ख़बरें निकाल के लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम भाई, शाह सलामत साहब, रहिए। शाह साहब, आज अगर टॉप 4 की थोड़ी सी बात कर रहे हैं, जिस तरह से टीमें जो हैं वो क्वालिफाई कर रही हैं। पहले टीम इंग्लैंड की क्वालिफाई कर गई वर्ल्ड कप के अंदर, सॉरी सुपर 4 के अंदर। तो आपको लगता है कि अब वर्ल्ड कप काफ़ी एक ग्रुप के अंदर तो वाज़ह तौर पर क्लियर हो चुका है कि साउथ अफ्रीका और दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम जो है वो टॉप 4 में आ जाएगी। दूसरी जानिब जिस तरह से अफ़गानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को कल शिकस्त दी है, उन्होंने बताया नहीं कि हम बच्चे नहीं हैं, हम अब बड़े हो गए हैं और जो हमारे बड़े थे अब वो बच्चे हो गए हैं, वक्त बदल गया है। किस तरह से क्रिकेट खेलनी है हमसे सीखें। बात पता है क्या है इमरान, असल बात यह है कि जिस तरह की आप नियत करेंगे ना, अल्लाह ताला उसी तरह का रिजल्ट जो है वो आपको देता है। जब आप एक फैसला कर लेते हैं ना कि मैंने इस काम को कर गुजरना है, तो फिर अल्लाह ताला की जो रहमतें और उसकी जो बरकतें वो भी आपके साथ जो है वो शामिल हाल हो जाती हैं। और हमेशा अल्लाह ताला जो है वो जो बहादुर लोग होते हैं उनका साथ देता है। तो सो कल उन्होंने अपनी पूरी बहादुरी के साथ वो ग्राउंड में उतरे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो बदला जो है वो लेना चाहते हैं कि जो मैक्सवेल ने उनको छक्के मार मार के जो था पूरी उनकी टीम को तहस नहस कर दिया था। कल उन्होंने उस शिकस्त का बदला जो है वो उतारा। लेकिन ये कि इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि आप किन जज्बों को साथ लेकर जो है ग्राउंड में उतर रहे हैं। जब आपने यही सोच लिया है कि हमने जीतने ही नहीं, हमने तो बिल्कुल मतलब ये कि हाथ पैर छोड़ देने हैं, हथियार जो है वो फेंक देने हैं, तो फिर रिजल्ट जो है वो वही होते हैं जो आप सोच रहे होते हैं। पाकिस्तान टीम ने जो मैच दिए हैं वो दूसरी टीम ने नहीं जीते, उन्होंने तो वो तो हार गए थे। मेरे बहुत सारे दोस्त जो अमेरिका में बैठे हैं उन्होंने कहा कि जी वो भारतीय हमारे जो दोस्त थे जब हमारे साथ मैच देख रहे थे तो वो जब सूरत हाल एकदम से तब्दील हुई है तो वो उठ के चले गए, हमारे साथ ही नहीं बैठे। उनको शर्मिंदगी थी कि भारत मैच हार जाएगा। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो आए तो उन्होंने भड़के मारने शुरू कर दी। यार बात असल में ये है कि जिस तरह वो कहते हैं ना इन्नमल अमालो बिन्नियात, वो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जो आप सोचते हैं वही होता है।
पाकिस्तान टीम ने इतनी गंदी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है कि जिसकी हद कोई नहीं। और अब वो घर बैठकर जब ये छोटी टीमों को, अमेरिका को और अफगानिस्तान को और फला को खेलते हुए देख रहे होंगे, तो यकीनी तौर पे अगर उनमें थोड़ी सी वो गैरत होगी तो शर्मिंदा जरूर हो रहे होंगे। वरना ये है कि जो उन्होंने मकासद हासिल करने थे वो मकासद हासिल कर लिए हैं। अब भी सारी फैमिलियां जो है बहुत सारे खिलाड़ियों की अमेरिका में बैठी हैं, मटर गश्त कर रही हैं, वो ठीक है, करते रहें तो जी। साहब कल हम बात कर रहे थे कि मोहम्मद हफीज़ जो टीम डायरेक्टर थे साबिक, अब तो खैर वो जी टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान तो वो हैं ही हैं, लेकिन जी जो जी उन्होंने कल 5 प्लेयर के ड्रेसिंग रूम में आराम करने की और सोने की बात की थी, उसको जो है जी वो इमामुल हक ने उस बात की तस्दीक कर दी है कि उन्होंने कहा कि जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज़ थी, अब अंदाज़ा करें कि जी जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ हो रही हाँ है और एक साइड मैच हो रहा है 4 रोज़ा, और वहाँ पर 5 प्लेयर, वो कहते हैं मैं नाम नहीं बताऊंगा उनके, उन 5 प्लेयर्स के, लेकिन वो सो रहे थे। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उनको $500 जुर्माना भी हुआ, $500 जुर्माना हुआ। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी हैरानकुन की, उन्होंने कहा कि ये बात मोहम्मद हफीज़ को जो है वो करनी नहीं चाहिए थी, इस तरह से प्लेयर का जो मोराल है वो गिरता है। आपको वेरी लगता है गुड। कि हफीज़ साहब ने चले बात कर तो दी, लेकिन इतनी लेट क्यों की, वो तब क्यों नहीं की और तब ये बात मीडिया पे मंजर यहाँ पर क्यों नहीं आई? देखिए, कल भी हमने इमरान इस पर बड़ी खुल के बात की थी। बात ये है कि सबसे पहले तो ये जो चीज है ना कि वो सो रहे थे, खाली सोना नहीं है, सोना नहीं है खाली, इसके पीछे बहुत सारी और चीजें जो हैं वो भी अब सामने आती हैं कि आखिर वो अगर ड्रेसिंग रूम में सो रहे थे तो इसका मतलब ये कि वो अपने होटल के कमरे में नहीं सोए, ठीक है ना, वो सारी रात जागते रहे। और अगर वो जागते रहे तो क्यों जागते रहे, ठीक है ना, उसके पीछे बिहाइंड क्या था। तो खाली सोना नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो सामने आ जाती हैं कि प्लेयर्स को एक खास वक्त दिया जाता है कि इस वक्त आपने अपने कमरे को लॉक करना है और सो जाना है और इतने बजे उठना है। तो अगर प्लेयर सो रहे हैं पवेलियन के अंदर तो इसका मतलब ये है कि वो अपने होटल के कमरों में जागते रहे हैं, ठीक है ना। ये और दूसरी मुजरिमाना बात ये, गफलत नहीं है, ये मुजरिमाना गफलत गफलत है। है। और अगर दूसरी बात ये है कि उनको 500-500 रुपए जुर्माने हुए हैं तो उनको तो ज्यादा जुर्माना होना चाहिए था। ये तो $500 जी, $500, उनको तो हजार जुर्माना होना चाहिए था, क्योंकि ये जो आपने एक सिर्फ लफ्ज जुर्माना। इस्तेमाल किया ना, मुजरिमाना गफलत, ये बिल्कुल मुजरिमाना गफलत थी और इसके ऊपर इतना ही होना चाहिए था। तीसरी बात ये आ जाती है कि आपने कहा कि ये हफीज ने अब क्यों डिस्क्लोज किया है, पहले क्यों नहीं किया। भाई बात ये, उस वक्त हफीज साहब भी बहुत अच्छे दमड़तू जो थे वो ले रहे थे बोर्ड से, वो क्यों मतलब ये कि ये करके और अपनी उसको तनख्वाह को जो तो वो जाया करते, जो उनको मिल रही थी। इसमें अपना टूर भी थे, इसके अंदर सैरो तफरी भी थी, इसके अंदर सब कुछ भी था और इसमें तनख्वाह भी थी। तो उन्होंने तो उस वक्त इस वजह से डिस्क्लोज नहीं किया कि यार अगर मैं इसको मीडिया के अंदर लेकर आऊंगा इस खबर को तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी, और मेरी नौकरी जाने का मतलब ये है कि मुझे जो वहां से 20-25 लाख रुपए माहाना जो है वो मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। तो उन्होंने इसको नहीं छुपाया, इन्होंने तो अपनी नौकरी को बचाने के लिए कोशिश की है। शाहनवाज असल बात साहब, ये कि जब हमारे अंदर से कौमी गैरत मर जाती है ना तो फिर इसी तरह शाहनवाज की बातें जो है साहब, वो सामने आती मेरे हैं। जहन में एक सवाल आ रहा है कि जी आज अगर कौमी टीम के साथ बतौर सेलेक्टर्स वहाब रियाज जैसा बंदा बैठा हुआ है, चलें अब्दुल रज़ाक तो एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर था, जिनको इमरान खान साहब भी कहते थे कि बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, नहीं थे वो। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है कि आज पाकिस्तान के लेजेंड्स जो हैं वो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली चलें, आप इंटरनेशनल कोचेस को भी तो ठीक ठाक पैसे दे रहे हैं ना, थोड़े पैसे नहीं दे रहे, तो क्यों आप अपने लोगों को बिठाएं, उन्हें कहें कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करना, हम अपने हमसाया मुल्क में चले जाते हैं, भारत के अंदर उनके लेजेंड्स बैठ के अपनी टीमों को बना रहे हैं, उनको संवार रहे हैं, उनकी नोक पलक जो है वो संवार रहे हैं, तो क्यों हम यूनुस खान को, शुएब अख्तर को, बकार यूनुस को, इन सब को एक देखिए पावरफुल चेयरमैन है ना अपना मोहसिन नकवी साहब, ये बिठाएं ना अपने सब बड़ों के साथ इनको और कहें कि यार पाकिस्तान के लिए काम करो। हम शुएब अख्तर को तो वापस लें नेशनल टीवी के ऊपर तबसरे करने के लिए, तो क्या हम उनसे एक पीसीबी के अंदर काम नहीं ले सकते? तो आपको क्या लगता है कि वहाब रियाज, जो असल सवाल ये है कि वहाब रियाज सिर्फ खुद ही बैठकर खुलकर सारा कुछ काम करना चाहते हैं, वो बड़े बड़े पैसे भी और तनख्वाहें भी और ओहदे भी लेना चाहते हैं, वो उनकी नज़र अब जो है वो ओहदों और पैसों पर पड़ गई है, उनकी नज़र अब उस तरफ नहीं है कि टीम के लिए कुछ किया जाए। क्यों रास्ता नहीं बना रहे कि ये लेजेंड्स आए जिन्होंने 2009 का वर्ल्ड कप जीता, यूनुस खान ने, वो टीम के लिए कुछ करें आगे?
भाई बात यह है कि यहाँ पर तो सारा काम जो है वो अकरबा परवरी के तहत हो रहा है। यहाँ मेरिट की बुनियाद के ऊपर और सलाहियतों की बुनियाद के ऊपर काम नहीं हो रहा। यहाँ सिफारिशों की बुनियाद के ऊपर जो है वो पूरा सिस्टम हमारा चल रहा है। और खाली बोर्ड नहीं, आम जिंदगी के तमाम शोबों के अंदर देख लें तो सिफारिशी जो है वो सबसे आगे आए हुए होते हैं। और जो मेरिट के ऊपर लोग होते हैं वो बेचारे अपना घर जाकर बैठकर रोते रहते हैं। इस वक्त जो है वो वहाब रियाज साहब जो है उनको तो एक्टिंग चेयरमैन पीसीबी कहा जाता है कि वो नकवी साहब इतने काम नहीं कर रहे। वहाब रियाज साहब सब कुछ करके उनसे सिर्फ दस्तखत करवा लेते हैं कि जनाब मैंने ये कुछ किया है, इसके ऊपर साइन कर दीजिए और इसको कानून बना दीजिए पीसीबी का। तो बात असल में ये है कि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो हो रहा है अकरबा परवरी के ऊपर, दोस्तियों के ऊपर, आपकी ग्रुपिंग के ऊपर। जब हम इससे निकलेंगे तो फिर हमें ख्याल आएगा, अगर तो मुश्ताक साहब को बुलाकर, मुश्ताक अहमद साहब को बुलाकर अपना इंग्लैंड की टीम जो है वो उनसे इस्तिफादा कर सकती है, अगर उनको बुलाकर बांग्लादेश की टीम इस्तिफादा कर सकती है, अगर उनको बुलाकर श्रीलंकन टीम जो है वो इस्तिफादा कर सकती है, तो पाकिस्तानियों को क्या हो गया भाई? ये हमारे नहीं है, लेकिन हम हैं असल में वो जिसको कहना चाहिए कि दूसरों का मुंह लाल देखकर अपना थप्पड़ों से करने वाले। हम जो लोग हैं एक एहसास कमतरी का शिकार कौम है कि हमें दूसरे जो हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। हमारे पास थोड़े बड़े नाम है यार। अगर आप मोहसिन हसन खान साहब का वो देख लें, टिनोर देख लें, जिसमें उनको बनाया गया था टीम का कोच, और वो टीम के साथ गए थे तो उन्होंने व्हाइट वॉश कर दिया था इंग्लैंड को भी, और उन्होंने सीरीज भी जीती और सारा कुछ किया और लड़कों से बड़ी मोहब्बत के साथ काम जो था वो निकाल लिया। तो वो भी तो पाकिस्तानी थे। वही मेरा सवाल यही दौलत बनता है के ना, ये देखिए शाहनवाज साहब, अगर वहाब रियाज अगर टीम के साथ एज ए मैनेजर जाता है, एज ए सेलेक्टर जाता है, तो काफ़ी प्लेयर्स तो ऐसे हैं टीम के अंदर जो ऑलमोस्ट उसके लेवल के क्रिकेटर हैं, बल्कि उससे अच्छे क्रिकेटर हैं। अगर वहाब रियाज उनको सेलेक्ट करेगा जो उससे तगड़े प्लेयर हैं, मिसाल के तौर पर अगर बाबर आजम है, वो टीम के कैप्टन है, तो अगर कुछ परफॉर्मेंसेस के बाद वो बाहर हो जाते हैं तो क्या वहाब रियाज उसे सेलेक्ट करेगा कि हाँ बाबर की सिलेक्शन करनी है? शाहीन शाह अफरीदी जो उससे कई दर्जे तगड़ा फास्ट बॉलर है और क्रिकेट की समझ भी रखता है, वो उसको सेलेक्ट करेगा। अगर मैं नसीम शाह की बात करूँ तो नसीम शाह भी कई दर्जे बेहतर है वहाब रियाज से, वहाब रियाज उसकी सिलेक्शन करेगा। समझ तो आती नहीं, या तो आप लेजेंड्स हैं तो फिर आप सिलेक्टर बने ना। भाई इमरान साहब, बात यह है वहाब रियाज साहब के मुतालिक भी यही कहा जाता है कि वो जब पाकिस्तान टीम में शामिल हुए हैं तो वो भी रिश्वत देकर ही शामिल हुए थे। ये अल्लाह जाने ये बात इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन है सदाकत इसके अंदर कुछ ना कुछ, कि जब उनको टीम के अंदर शामिल किया गया था तब भी वो रिश्वत देकर, बहुत सारे पैसे देकर वो कौमी टीम का हिस्सा बने थे। तब वो पाकिस्तान के जो स्टार है उसको सीने पे लगाने के काबिल हुए थे। जो बंदा खुद सिर्फ अपना रिश्वत के तहत ऊपर आएगा उसकी सिलेक्शन क्या होगी उसके। लेकिन आप ये देखें कि वहाँ मोहम्मद यूसुफ साहब ये बात तो लोग कर जो है सकते वो हैं भी शाह बैठे साहब हुए कि हैं। वो रिश्वत दे के आया था, ये बातें हम सुनते भी हैं, लेकिन इन बातों को हम इसलिए नहीं खुल के करते कि जो लोग ये बातें करते हैं वो इसके सबूत भी नहीं छोड़ते। और फ़र्ज़ करें अगर ऐसा होता भी है मुबैना तौर पर, तो हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं ना, हमारे पास कोई ठोस सबूत तो नहीं है। हालांकि चाहे 100 बंदों के सामने ये काम हुआ हो, बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के अंदर बुराई को सामने लाने के लिए कोई सामने आता ही नहीं है, वो छुपता है। वो कहता है अगर मैं ये काम कर लूँगा तो मैं खुद फंस जाऊँगा। भाई बात ये है कि हमें ना जो इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े जो क्रिमिनल लोग जो हैं वो बच के निकल जाते हैं ना, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके खिलाफ गवाही कोई नहीं होती। ठीक है, उनके खिलाफ कोई गवाही देने वाला नहीं होता, और जो देने वाले जिनको पता होता है, जो आई विटनेसेस होते हैं, वो भी इस वजह से खामोश हो जाते हैं कि हमने अगर गवाही दी तो हमारे तो घर वालों को ये उड़ा के रख देंगे। सही है, ठीक है ना। इस वजह से लोग जो है वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स के खिलाफ जो है वो गवाहियां नहीं देती। ठीक है तो शहरवाज असल राना में साहब, बात ये कि हमें कोई खुदा ना खास्ता ना सुनो, हमें वहाब रियाज साहब से कोई जाती वो रंजिश नहीं है, ना मेरा उनसे कोई जाती लड़ाई है। वो मेरे लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए एक अरसे तक खेलते रहे हैं, वो मेरे हीरो रहे हैं। लेकिन उनके हवाले से जो लोग ये बातें करते रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि जहां से थोड़ा सा धुआं उठ रहा होता है तो कोई ना कोई चिंगारी वहां जरूर गिरी होती है। इसके बगैर जो है वो धुआं नहीं उठता। लेकिन ये है कि चले, खैर डजंट मैटर, ये उनका मसला है और वो जाने और उनका अल्लाह जाने के वो किस तरह से इस टीम बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब, आपका आपने अपना कीमती वक्त दिया। शाहनवाज राना साहब बता रहे थे कि जो लोग माजी के अंदर मुबैना तौर पर ख़ुद जो है वो
इन तमाम चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं और टीम की जो सिलेक्शन है उसके लिए अगर उन्हें कंसीडर किया जाए तो उन्होंने बहुत पर तोले हों और लोगों के तरले मिन्नतें किए हों और परफॉर्मेंस जो है वो उन्होंने ना दी हो, उसके बावजूद वो जो है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करने के बाद टीम में आने के लिए पर तोल रहे हों। आज वो अगर चीफ सेलेक्टर बनेंगे तो वो उन तमाम चीज़ों को जिनसे वो गुजर गए हैं और बखूबी इन चीज़ों को जानते हुए कि किस तरह से टीम में सिलेक्शन करवाई जाती है, किस तरह से टीम के अंदर सिलेक्शन होती है और ना सिर्फ नेशनल लेवल के अंदर टीम में सिलेक्शन होती है बल्कि निचली सतह पर किस तरह से फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक क्रिकेट और फिर जूनियर क्रिकेट के अंदर किस तरह से आया जाता है। क्या वो लोगों को रास्ते नहीं बताते होंगे? क्या लोगों मनपसंद लोगों को जो है वो सामने नहीं लाते होंगे? क्या मनपसंद लोगों के लिए काम नहीं करते होंगे? ऐसा होता होगा, लेकिन बदकिस्मती से शाहनवाज राणा साहब से यही बात हो रही थी कि हम उनकी इन बातों को सामने लाने के लिए अगर कोशिश भी करते हैं तो हमें कुछ सबूत चाहिए होते हैं, हमें कुछ गवाहियाँ चाहिए होती हैं। लेकिन कल्चर ऐसा है खेलों के अंदर कि कोई भी बुराई को जो है वो सामने आने के लिए मदद करने को तैयार नहीं है। यही वो वजह है कि हम आज खेलों में ज़बूं हाली का शिकार हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खेलों की दुनिया से, जब हम वर्ल्ड चैम्पियन हुआ करते थे, एक वक्त ऐसा था कि हम 4 से 5 खेलों के अंदर एक टाइम में वर्ल्ड चैम्पियन थे, लेकिन बदकिस्मती से आज हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि कोई भी एक खेल ऐसा नहीं है जिसमें सियासत ना हो, जिसमें सियासी असर व रसूख ना हो, जिसमें मनपसंद खिलाड़ियों को जो है वो अपनी मर्ज़ी से शामिल ना किया जाता हो। अगर हॉकी की बात कर लें तो आपके माजी करीब में हॉकी की सूरत हाल आपके सामने है। इन तमाम बातों को अगर हम देखें तो पाकिस्तान अब क्रिकेट भी उसी डगर पर चल पड़ी है कि जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता हॉकी ने दम तोड़ा था, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट भी दम तोड़ती जा रही है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के जूनियर टीम के कैप्टन काशिफ महमूद भट्ट, जो कि खेलों पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और जो टीम का सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, क्योंकि ये खुद पाकिस्तान जूनियर टीम के कैप्टन रहे, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम सलाम। काशिफ, बहुत सारी बातें आप भी रोज़ करते हैं, बहुत सारी बातें हम भी बहुत सारे लोगों से करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि सर्जरी होने वाली थी, ऑपरेशन थिएटर रेडी था, मरीज़ को इंस्थीजिया दे दिया गया था, वो बेहोश पड़ा था, उसे कुछ पता नहीं था कि ब्लेड लगना कहाँ पर है, कहाँ से सर्जरी होनी है, हाथ कटना है, पाँव कटना है, दिल निकालना है, गुर्दा निकालना है, लेकिन एकदम से मरीज़ को जो है वो टीका लगता है कि उठो और उठ के जो है वो जूनियर टीम की अनाउंसमेंट कर दो। और परसों आपको भी पता है कि जिस सिलेक्शन कमेटी को तोड़ के वहाब रियाज को ओहदे से हटा के, उसकी दीगर लोगों को ओहदे से हटा के आपने सर्जरी करनी थी, आपने उन्हीं से जूनियर टीम के 25 लड़कों का ऐलान करवा दिया। इमरान भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि ये डिसीजन लेता कौन है और डिसीजन चेंज करता कौन है, ये पता लग जाए ना तो फिर आप स्टेट पे पता आपको लग पता तो आपको भी है और मुझे भी है, बदकिस्मती से हम बता नहीं सकते। हाँ नहीं, देखिए ना, बात सारी आ जाती है कि इनमें कोई इतने कि इनके अंदर इतनी की तवानाई हो कि ये खुद कह देंगे यार हम डिलीवर नहीं कर सके, तो लिहाजा वी आर गोइंग आवरसेल्फ, हम डिजर्व नहीं कर सकते, हम डिजर्व नहीं करते और हम इस पोस्ट पे अहल नहीं है, तो लिहाजा हम घर जा रहे हैं, नए लोगों को चांस दें और नए प्लेयर्स को चांस दें। ऐसा जिगरा लाना बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से, और ये जिगरा शो करेंगे तो आने वालों के लिए मैसेज आएगा। आपने वो 25 लड़के देखे जो 25 लड़के इन्होंने अनाउंस किए? जी, मैंने सबके नाम पढ़े हैं और मेरे लिए 2-3 नाम बड़े सरप्राइजिंग थे कि जिनको दोबारा इन्होंने कॉल कर लिया और उमर अमीन। जी, उमर अमीन मेरे मुंह के अपने बात कर ली। 35 साल का बंदा, हाँ, यंग टीम में खेल रहा है। सरफराज अहमद, 2 नाम मेरे लिए ऐसे थे कि आपने मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का रिवर्स ग्रेड लगा के आपको पता लग गया क्या मिला। अब दोबारा फिर रिवर्स ग्रेड लगा उमर अमीन का, सरफराज अहमद का। खुदारा होश के नाखुन लें, आप अगर कहीं नहीं जा रहे तो गलती पे क्यों दोहरा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, खेल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि आप कम से कम जख्मों पे नमक तो ना छिड़के। ऐसे प्लेयर आप अनाउंस कर रहे हैं कि जो 4-4, 5-5 साल से ज्यादा अगर काशिफ वापस ही लाना है तो फिर अहमद शहजाद को भी ले आओ, उमर अकमल को भी ले आओ, अदनान अकमल को भी ले आओ, बड़ी वाला बात सबको ले आओ। अगर आपने ऐसे रिवर्स गियर लगाने हैं तो सबसे पहले नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर को बंद करें। अगर आपने रिवर्स गियर लगाना, जो प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जो आपको कप्तान तैयार करके नहीं दे रहा, एक कप्तान के पीछे 3 कप्तान तैयार होने चाहिए, एक प्लेयर के पीछे 3-3, 4-4 प्लेयर की खेप तैयार होनी चाहिए, ये उसको बंद करें। एनसीए को, वहां पे क्या ड्रामाबाजी हो रही है, वहां पे क्या हो रहा है, कोई प्लेयर तैयार ही नहीं, वहां पे एसी में बैठने आते हैं।
आपके पास कोई एक खेप तैयार ही नहीं है कि एक प्लेयर इंजर्ड हो तो 3 प्लेयर तैयार हो। ये तो उनको सबसे पहले फारिग करें, बजाय कि आप कह रहे हैं जिसको बुला लें उसको बुला लें, उसको वहां पे ताला लगाएं और या उनकी बंदों की छुट्टी कराएं या प्रॉपर वहां पे काशिफ सिस्टम चेंज करेंगे। भाई काशिफ आपका काम क्या थोड़े है? मैं पिछले 4 से 5 सालों में एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहसिते एक छोटा सा क्रिकेटर और जितनी मुझे क्रिकेट की समझ है, 5 सालों के अंदर आप कर क्या रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि जितने भी टैलेंटेड आपके अंडर 19 पाकिस्तान खेले हुए लड़के, फर्स्ट क्लास के टॉप परफॉर्मर लड़के, आप उनको पता किधर का रास्ता दिखा रहे हैं? उनको रास्ता दिखा रहे हैं, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई जनाब कनाडा जा रहा है। क्यों? ये सारा टैलेंट तो जिस तरह आपकी दूसरी स्पेशलाइजेशन चीज़ें हैं, डॉक्टर इंजीनियर सारे बाहर जा रहे हैं, आज आके क्रिकेटर रह गए थे, वो भी बाहर चले गए हैं, तो फिर पीछे तो छानपुरे ही बचेगा ना। तो फिर वही खेलेंगे जो कहते हैं ना, पंजाबी की मिसाल है, अंधों में काने राजे। अब वो अंधों में काने राजे ही भी फिर पाकिस्तान टीम खेलेंगे। इमरान भाई, इसकी सबसे बड़ी वजह भी जो बताए ना, इसकी सबसे बड़ी वजह है फेवरिज्म, नेपोटिज्म एंड फेवरिज्म। जब चाचे भतीजे भांजे दामाद जान छोड़ेंगे तो दूसरों की बारी आएगी, उसके बाद आ जाती है स्पेशल फेवरिज्म। जो फेवरिज्म मिल रहा है टीम में आने के लिए, ये दो चीजें सत्यानाश करनी हमारी क्रिकेट का। इसलिए जो हमारे अपकमिंग प्लेयर्स हैं, परफॉर्मर हैं, वो दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं, लीग्स का रुख कर रहे हैं। उनको पता है कि उनकी जगह नहीं बनी, उनकी टाई पड़ती है किसी प्लेयर के बेटे के साथ, भतीजे के साथ या दामाद के साथ। और आपको ये भी बात बता दूं, आपके इस प्लेटफॉर्म में आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं क्रिकेट पे, आप खुद क्रिकेटर हैं, कि अभी अगली खेप आने को तैयार है। जो लोग अभी टीवी पे बैठे कमेंट्री में या वो टीवी शोज कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उनके बच्चे आने को तैयार हैं। अगले 4 साल बाद आप उनको देखेंगे। मैं 2 नाम बता दूं, 2 नहीं 3 नाम बता देता हूँ, 4 नाम बता देता हूँ। पहला नाम भाईजान 8 नाम है। अजहर अली, अब्दुल रजाक, रमीज राजा, इंजमामुल हक और एक और मैं शायद भूल रहा हूँ प्लेयर। ये 4 तो मुझे पक्के पता है ना, इन 4 के बच्चे तो आएंगे कौमी टीम के अंदर। अंडर 19 वो खिला चुके हैं उनको। जी जी, 8 प्लेयर का लाइनअप तैयार है, जो 3 से 4 से बाल कर आपको पाकिस्तान के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की लड़ाई में आपको नजर आएंगे। जी इसको मिलना है, इसको मिलना है। जब तक नेपोटिज्म खत्म नहीं होएगी, रिश्तेदारियां खत्म नहीं होएगी, कभी भी आपकी क्रिकेट में अच्छाई नहीं आएगी। और दूसरी बात, 96 के पहले जितने प्लेयर्स हैं सबको फारिग कर दीजिए, उनको पीसीबी के रास्ते उनके लिए ताले लगा दिए जाए। नए मॉडर्न कोचेस, वो कोचेस जो मॉडर्न क्रिकेट खेले हो, मॉडर्न क्रिकेट का हिस्सा रहे हो, उनको कोचिंग स्टाफ में बदकिस्मती से वो भी बाहर जा रहे हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट कोचिंग कोर्स कर चुके हैं वो भी बाहर जा रहे हैं। उनको मैं बता देता हूँ, उनको ये पता है कि भाईजान ये जो ऊपर बैठे हैं ना, ये जो बैठे हैं, इनको ने इन भारियां लगाई हुई हैं। अब आप देख लें, मुश्ताक अहमद कोच हो गए हैं बांग्लादेश के, आके भी चले गए श्रीलंका। बाकी जितने रह गए सिलेक्टर पुराने, उन्होंने टीवी मान ली है, एक उस चैनल पे बैठा है। अब क्या होगा, रगड़ा फिरेगा दोबारा, फिर 3 साल बाद को ये चेहरे नजर आ जाएंगे। ये सिलसिला जब तक खत्म नहीं होगा, हम ऐसे ही आपके साथ मुझसे बात करेंगे, हम अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, लेकिन स्ट्रगल हमेशा करेगा अप्रैल, और ये वहीं के वहीं रहेंगे ऊपर वाले लोग। अच्छा, आपने अगर ए साइड पढ़ी हो, जिनको हम शाहीन्स का नाम इन्होंने दिया पीसीबी ने, उस पे 2 प्लेयर्स जो रिसेंटली प्रेसिडेंट कप का फाइनल हुआ था वनडे का, जिसमें शाहनवाज धानी भी खेले थे, जिसमें कामरान गुलाम चले गए नाराज होके कि यार मुझे टॉप करने के बावजूद जो है वो कंसीडर नहीं किया गया टीम के लिए, जो अच्छे ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने उस खेप के साथ थे अंडर 19 की 2013-14 में, जिसमें से 7 से 8 प्लेयर अपने पाकिस्तान टीम में लेके आए। गो के कुछ प्लेयर नाराज होके अमेरिका चले गए। ऐसे ही है, वो लोग ए टीम के लिए कंसीडर कर दिए गए हैं, जबकि उनकी जगह बनती थी बांग्लादेश के खिलाफ कौमी टीम के अंदर। बड़ी खूबसूरत बात की है, मजा आता है आपसे बात करने का। टेक्निकल पॉइंट क्या है, उनको आपने दाना डाल दिया कि भाईजान आपने परफॉर्म किया, आओ पाकिस्तान ए के लिए रेडी दो। पाकिस्तान की टेस्ट टीम में तो वही लोग खेले जिनको सबको पता है कि शान मसूद के साथ कप्तानी के अंदर वो लोग खेलेंगे, वो भी टीम तैयार है। तो लिहाजा ये चीज जब तक खत्म नहीं होएगी, प्लेयर को उसका राइट नहीं मिलेगा, डोमेस्टिक के टॉपर्स को उसका जब तक उसका सिला नहीं मिलेगा उसकी कारकर्दगी का, तो ये चीजें कभी भी इंप्रूव नहीं होने वाली। अब कामरान गुलाम इंग्लैंड में सीजन खेल रहा है, अच्छे पैसों पे खेल रहा है, अब वो डबल माइंडेड हो जाएगा कि यार मैं सीजन कंटिन्यू करूं जिसके लिए मैं वनडे का फाइनल छोड़ के आया था। और उसको ये भी नहीं पता कि उसको शायद एक सीरीज खिलाएंगे, एक सीरीज में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 लाख रुपए बनता है पाकिस्तान में, इससे ज्यादा पैसे नहीं बनते अगर डेलीज के हिसाब से भी लगाएं तो टैक्स भी कट जाता है।
और इससे 3 गुना ज़्यादा पैसे वो इंग्लैंड में कमाएगा और वहाँ खेल के वो नज़र में आएगा कि वो इंटरनेशनल लीग्स के लिए कंसिडर किया जाएगा। एब्सोल्युटली, वो डिफरेंट कंट्रीज के ओवरसीज के साथ उनके अगेंस्ट खेलेगा, अपनी रिप्यूट मजीद बनाएगा ताकि डिफरेंट लीग्स के लिए अवेलेबल रहे और उसकी एक आगे और डिमांड बढ़े। तो उसको ये कंफर्मेशन भी नहीं है कि यहाँ पे आके उसको सारे मैचेस मिलेंगे भी नहीं। ये भी बहुत बड़ा डाउट होता है प्लेयर के जेन में कि भाई मैं चला जाऊंगा, क्या पता इन्होंने किसी और ऑलराउंडर को मेरे अचानक ही कॉल हो जाए रातों रात, तो फिर मेरा यहाँ पे आना भी जाया और मैं सीजन भी छोड़ के आऊँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो इमरान ताहिर की तरह और दीगर जिस तरह वर्ल्ड कप के अंदर बहुत सारे प्लेयर जिस तरह कनाडा की टीम के, अमेरिका की टीम के प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान में अंडर-19 खेले थे, आज वो कहाँ खेल रहे हैं। ये कामरान गुलाम जैसे जितने भी प्लेयर हैं वो अब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो भी जो है वो दुनिया की नेशनल टीमों में खेलें और वो वहाँ का जो बैज है वो वहाँ का परचम लहराएं, क्योंकि पाकिस्तान का परचम लहराना तो वो चाहते थे, ख्वाहिश तो उनकी यही थी। मार तो उन्होंने नहीं ग्राउंडों में खाई है, लेकिन उन्हें परचम उठाने ही कोई नहीं देता। यही बात आ जाती है कि जब तक दो चीजें ठीक नहीं होगी, एनसीए जिसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर का नाम दे दिया गया कि उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है, वो जब तक ठीक नहीं होगा, और दूसरा ये जो रिश्तेदारी निभाई जा रही है ना, ये दो चीजें खत्म कर दें और साथ साथ थोड़ा सा हिम्मत करके 96 से पहले वाले तमाम प्लेयर्स फारग कर दें और उसके बाद फिर जाके आपको कुछ बेहतरीन। आखिरी सवाल, करोड़ों रुपए हम देते हैं गोरों को, गैरी क्रिस्टन को दे दिया, जैसन गिलेस्पी को दे दिया, हमने करोड़ों रुपए पे हायर कर लिया। मैं अजहर महमूद को भी फॉरनर ही कहूंगा, पाकिस्तान में तो रहता नहीं, वो रहता तो इंग्लैंड के अंदर ही है, ठीक है, ब्रिटिश पासपोर्ट ठीक है। अच्छा, आपने तीनों बंदे गोरे रखे हुए, तो भाई आप एक काम करें ना, पैसे तो दे रहे हैं उनको 20-20, 30-30 लाख रुपया, 40-40 लाख रुपया, तो आप फिर भाई यूनुस खान भी तो पैसे मांगता है, तो फिर क्यों नाराज होते हैं जी वो पैसे मांगता है। अगर यहाँ पर आपके लेजेंड्स पैसे मांगते हैं, शुएब अख्तर जैसा बंदा पैसे मांगता है, राशिद लतीफ़ पैसे मांगता है और वो कहता है मैं अपनी मर्जी से क्रिकेट चलाऊंगा, तो बुला लो यार उनको, क्रिकेट तो ठीक कर लो जिस तरह इंडिया वाले क्रिकेट ठीक कर रहे हैं। आपने अपने सवाल का जवाब दे दिया कि वो अपनी मर्जी चाह रहे हैं, तो फिर वो कैसे आ जाएंगे जब अपनी मर्जी चाह रहे हैं। रिमोट तो उन्होंने अपने काशिफ भाई साहब, आपके साथ गुफ्तगू का बहुत मजा आ रहा है और मेरी ख्वाहिश रहेगी कि आपको किसी पूरे प्रोग्राम में स्टूडियो में बुलाएं और आपके साथ गुफ्तगू करें, लेकिन बदकिस्मती से अब हम इस गुफ्तगू को मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगले प्रोग्राम में आप आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, काशिफ महमूद बट जैसे जो प्लेयर हैं, साबिक जूनियर प्लेयर हैं, उनको पता है कि अंदर की बातें क्या, हम भी चाहते हैं कि अंदर की बातें जो है वो करें, लोगों को बताएं कि असल मसला क्या है। आइंदा आने वाले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हम अपने स्टूडियो में इस तरह के गेस्ट को बुलाएं और आपको बताएं कि असल वजह क्या है। जो नहीं बताता कोई, वो हम बताएंगे आपको। अब तक के लिए हमारा प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह ताला नए गेस्ट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।